देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रहने वाली है, कोविड से हम कितना बाहर निकल पाए हैं और फेस्टिव सीज़न जो आ रहा है दिवाली की खासकर बात करें उसको लेकर कितना ये जो आर्थिक स्थिति है उछाल लेने वाली है। बात करते हैं इकोनॉमी एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी से। सर, किस तरीके से आप आज की डेट में आप इकोनॉमी को देख रहे हैं? देखिए, इकोनॉमी फॉर श्योर प्रोग्रेस कर रही है, ग्रो कर रही है। कोरोना का काला साया हमारे ऊपर से अब उठता जा रहा है। कोरोना से इकोनॉमी की रिकवरी होनी शुरू हो गई है, तो आई थिंक दोबारा से हम ग्रोथ पे आ गए हैं। 20% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ हमने पहले क्वार्टर में शो की है। ग्लोबल एजेंसीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 9.5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ इस पूरे साल में आएगी। तो कहीं ना कहीं वी आर आउट ऑफ कोरोना। कोरोना का काला साया दूर हो गया है, ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ मानी जाती है डिमांड और कंजम्पशन। वो डिमांड और कंजम्पशन का रिवाइवल कहीं ना कहीं हो गया। जो ग्रेट इंडियन डिमांड स्टोरी है, ग्रेट इंडियन कंजम्पशन स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं वापस आ रही है। और मेरा ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि इस साल हम 9.5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ पे ग्रो करेंगे। यानी इंडिया 2 साल बाद दोबारा से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंगस्ट मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बन जाएगा। तो कोरोना को हम पीछे छोड़ आए हैं, कोरोना से हम बाहर निकल आए हैं। अब प्रोग्रेस ग्रोथ के रास्ते पे हम चल रहे हैं और ये सफ़र हमारा अच्छा चलेगा। अब 20% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई ही है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा इसका प्रूफ है फेस्टिवल सीजन में डिमांड। पीपल आर थ्रॉन्गिंग द मार्केट्स पे, पीपल आर फ्लॉकिंग द मार्केट्स। बाज़ारों में रश है, कस्टमर परचेज कर रहा है, डिमांड है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की रिकवरी अब शुरू हो गई है। एक मैसिव लेवल पे हमने बहुत बड़ा वैक्सीनेशन किया है। अब वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से कोरोना की अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा, ये हम सब जानते हैं। तो आई थिंक अब कोरोना का काला साया हम पीछे छोड़ आए हैं और आगे हम ग्रो करते जा रहे हैं। ग्रोथ अब आगे हमें सामने दिख रही है। अगर देखा जाए, सरकार ने आर्थिक पैकेज तो दे दिए, लेकिन महंगाई जो है वो अभी भी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, महंगाई बढ़ने के पीछे कारण है फ्यूल एंड हाई फ्यूल प्राइसेस और साथ ही साथ हाई पेट्रोल डीजल प्राइसेस। देखिए, आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत हाई हैं। उसके अलावा देखिए आप, एलपीजी हो, सीएनजी हो, एलएनजी हो, इन सब के प्राइसेस हाई चल रहे हैं। जहां मैं सरकार की तारीफ़ करूंगा कि सरकार ने एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की है, जिसको बड़ी सक्सेस मिली है कंट्री के अंदर। और वहीं साथ के साथ जो है मैं ये भी कहूँगा कि आज हम पेट्रोल डीजल पे बहुत हाई टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज कर रही है, स्टेट्स हाई वैट चार्ज कर रही हैं। उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के रेट ज़्यादा हैं। अब देखिए महंगाई क्यों बढ़ती है। अब आप खाने पीने का सामान लीजिए, खाना पीना तो सबने है, चाहे हमारा गरीब भाई बहन है। अब दूध सब्जियां सबने डीजल पे ट्रैवल करना है, डीजल महंगा होता है तो ये महंगी होती है। अब सब्जियां जो है पैदा करनी है हमारे अन्नदाता ने, डीजल उसके लिए बड़ा वाइटल है। डीजल का रेट महंगा होता है तो अन्नदाता की जो है कॉस्ट, उसकी लागत बढ़ती है। अब वो दूध और सब्जियां घर आएंगी, घर आके वो पकानी है, पकेंगी किस पे? एलपीजी पे, तो फिर और महंगी होंगी। तो कहीं ना कहीं फ्यूल कॉस्ट जो है आज की तारीख में, गैस एंड फ्यूल कॉस्ट वो महंगाई को बढ़ा रही है। और वहाँ सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ टैक्सेस को कम किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोरोना से हम रिकवर करना शुरू हुए हैं, तो ऐसे में आम आदमी के ऊपर बोझ डालना सही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक मैसिव वैक्सीनेशन किया है, हमारे गरीब भाई बहनों को जो कोरोना से इम्पैक्ट हुए थे उनके लिए फ्री अनाज का भी अरेंजमेंट किया। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट महंगाई को कम रखने के लिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से टैक्सेस कम किए जाएं, एलपीजी सीएनजी पे सब्सिडी दी जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति, लोगों के पास कैश नहीं है, रोजगार की समस्या है, ये कैसे दूर होगा या कब तक दूर होने की स्थिति आपको देखते हैं? देखिए, ये एक साइकिल है। अब जैसे मैंने कहा कि डिमांड और कंजम्पशन होनी शुरू हो गई है। डिमांड और कंजम्पशन शुरू हुई है तो इसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। एक मोटर कार जब मैन्युफैक्चर होती है तो 20,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कोई उसके टायर बनाता है, कोई उसकी एसेसरीज बनाता है, कोई स्टीयरिंग बनाता है, कोई सीट कवर बनाता है, कोई इंश्योर करता है उसको, कोई उसको फाइनेंस करता है।
तो कहीं ना कहीं पे जो है बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। सिमिलरली एक 2 व्हीलर से 10,000 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो अब जैसे जैसे डिमांड आनी शुरू हो गई है, वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा, तो उससे अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नई आएंगी। तो अभी एक साइकिल है। कोरोना के टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अब डिमांड और कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगी। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर्स चाहिए, मैनेजमेंट के लोग चाहिए, मजदूर भाई चाहिए, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। तो एक नेगेटिव साइकिल से जो हम पॉजिटिव साइकिल में आ गए हैं। अब कोरोना का वक्त था, लॉकडाउन था, या लोग डरे हुए थे, निकलते ही नहीं थे, तो डिमांड और कंजम्पशन थी ही नहीं। अब देखिए लग्जूरियस शॉपिंग दोबारा से शुरू हो गई है, लोग नए इलेक्ट्रिकल आइटम्स ले रहे हैं, मोबाइल्स की परचेजिंग हो रही है, एलईडीज़ लिए जा रहे हैं, कार्स लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम उस साइकिल में आ गए हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट रहेगी, और ये मैं ही नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 9.5 या 9% के आसपास रहेगी, तो जाहिर सी बात है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में और मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में। एक आखिरी सवाल सर, अगर कोविड की थर्ड वेव आती है तो क्या हम उससे उभरने की स्थिति में हैं? जी हाँ, अब कोविड की थर्ड वेव हमें उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। कारण ये है कि आज की तारीख में कंट्री का एक मैसिव जो है पॉपुलेशन का एक मैसिव चंक ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुका है। तो क्योंकि अब एक मैसिव वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, तो इसलिए कोविड की थर्ड वेव उस तरीके से हमें इम्पैक्ट नहीं करेगी। देखिए हम सब जानते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हमें बता चुके हैं कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोविड होता भी है तो उसका इम्पैक्ट उतना डेडली नहीं होता। और अब क्योंकि लोगों को कोविड का उतना भय नहीं रहा, क्योंकि वैक्सीनेट हो गए हैं, तो वो मूव भी कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कोविड की थर्ड वेव ना आए, बट मेरे हिसाब से अगर आती भी है, अब उसके लिए हम काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड हैं, काफ़ी हद तक तैयार हैं बिकॉज ऑफ मेजर वैक्सीनेशन। तो आई थिंक वो उतना बड़ा इम्पैक्ट हमें नहीं डाल पाएगी। ठीक है, हल्की फुल्की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, बट जिस ग्रोथ इंजन का नाम हिंदुस्तान है, वो ग्रोथ इंजन अब बढ़ता जाएगा। एक और आपको बात बताऊं, चाइना पीछे काफ़ी कमज़ोर हुआ है। एवरग्रांडे का क्राइसिस सारी दुनिया को पता है, वहाँ काफ़ी डेट खड़ा हो गया। तो इसका मतलब अब क्या है, चाइना हमारा कॉम्पिटिटर था ग्लोबल मनी में, अब वो ग्लोबल मनी जो चाइना जाना था वो हिंदुस्तान आएगा। वो हिंदुस्तान आएगा तो यहाँ और फैक्ट्रियाँ लगेंगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब का वादा है, जो प्रधानमंत्री साहब का माफ़ कीजिए, एक टारगेट है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो उसके नाते जो है हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरेन कैपिटल यहाँ आएगी। चाइना को अब कोई पसंद नहीं कर रहा। एवरग्रांडे क्राइसिस के बाद एक ह्यूज वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, डेट का बबल बना हुआ है, तो ग्लोबल मनी भी यहाँ आएगा। अब आप खुद ही देखिए हिंदुस्तान की तरक्की इस चीज़ से दिख रही है, हमारा सेंसेक्स, हमारी शेयर मार्केट 61,000 के लेवल पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास जो है हमारी मार्केट चल रही है। और ये मार्केट में सिर्फ हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, चाहे अमेरिका में कोई बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे जापान में, वो सब हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ये मार्केट इतनी ऊपर है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, तो इसलिए जो है हिंदुस्तान तरक्की पे है। और कोविड के काले साए से काफ़ी हद तक हम बाहर आ चुके हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आकाश जिंदल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोविड के काले साए से तो हम बाहर आ गए हैं, और अगर कोविड की थर्ड वेव हिट करती भी है तो जैसा हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में देखा था, इकोनॉमी उतना स्लो डाउन अब नहीं होगी। उसके लिए हम पूरी तरीके से अब तैयार हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिलीप यादव, न्यूज़।